हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद केपी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रकाश के चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था। आज हम प्रकाश का ही चैप्टर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। एक शेयर वीडियो का ज़रूर करिए जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, हम लोग प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे चिकने माध्यम की सतह से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये माध्यम ऊपर का ये हमारा निर्वात है और ये कांच है। कांच एक चिकना सरफेस है। तो प्रकाश किरणें निर्वात से होकर चलती हैं और कांच की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, एक किरणें प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, इस किरण को हम आपाती किरण कहते हैं। और जहाँ पर प्रकाश किरणें टकराती हैं, ये सरफेस हमारा है, कांच का सरफेस है, चिकना सरफेस है। इस सरफेस पर जहाँ पर प्रकाश किरणें टकराती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं और उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों, वहाँ से हम एक अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब खींचने के बाद जो कोण बनता है, आपतित किरण जो उस अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश की परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है कि आपाती किरण या आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम इसका है कि आपतन कोण आई, ये हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन कोण आर, अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर। प्रकाश के परावर्तन का दोस्तों दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दोस्तों, तो हम परावर्तन का परिभाषा पढ़ लेते हैं। परावर्तन का परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती हैं या टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, एक माध्यम हमारा ये है निर्वात है, दूसरा माध्यम कांच है। तो दो माध्यम है, निर्वात से प्रकाश किरणें चल रही हैं और दूसरा माध्यम कांच है, इसकी सतह से टकराकर और पुनः निर्वात में वापस लौट जा रही हैं। यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन है। हमें उम्मीद है आप सभी को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, प्रकाश चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा गोली दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। पढ़ते हैं दोस्तों, गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण दोस्तों, ये कांच का एक खोखला गोला है। कांच जो एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है, यह दिखा रहा है कि जो कांच का गोला था, खोखला था, उसके इतने भाग को काट दिया गया है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है। और जो रेड लाइन है, ये दिखा रहा है कि इतना भाग उसका शेष बचा हुआ है। तो जो गोली दर्पण होगा वो क्या होगा,
गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसमें तो दो तल होते हैं, क्योंकि खोखला गोला है तो खोखला गोला है, उसका एक तल उभरा हुआ होगा, दूसरा धसा हुआ होगा। और उभरे हुए तल को हम उत्तल दर्पण कहते हैं और धसे हुए तल को अवतल दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण जो होगा कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसका एक तल उभरा हुआ होता है और दूसरा धसा हुआ होता है। उभरे हुए तल को उत्तल दर्पण तथा धसे हुए तल को अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, जो गोले का केंद्र होता है, जो दर्पण होता है, वह जिस गोले के खोखले गोले से बना होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हमारा गोली दर्पण जिस खोखले गोले से कट कर निकला हुआ भाग जो उसका होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा जो खोखला गोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसे हम उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा जो दर्पण हमारा होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जो हमारा दर्पण है वह जिस खोखले गोले का कटा हुआ जो भाग है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों, दर्पण दो प्रकार का है। एक हमारा है उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण नाम से यह स्पष्ट है। उत्तल मतलब उभरा हुआ, जिसका एक तल उभरा हुआ हो। अव मतलब धसा हुआ, और अवतल दर्पण वह होगा जिसका एक तल धसा हुआ हो। अथवा दर्पण को हम इस प्रकार पालिश कर दें कि प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से हो। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से होगा तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और यदि हम दर्पण को उभरे हुए भाग को पालिश कर दें और प्रकाश का जो परावर्तन है वो धसे हुए भाग से होने लगे तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यह एक हमारा दर्पण है, मिरर है, और इसके हम धसे हुए भाग को क्या कर दे रहे हैं? पालिश कर दे रहे हैं। और जो प्रकाश का परावर्तन है इसके उभरे हुए भाग से हो रहा है। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और जब हम उभरे हुए भाग को पालिश कर देंगे तब प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होगा तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है, और अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होता है। गोली दर्पण की दोस्तों परिभाषा पढ़ लेते हैं। गोली दर्पण की परिभाषा होती क्या है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसका एक तल धसा हुआ तथा दूसरा उभरा हुआ होता है। दोस्तों, जिसका तल धसा हुआ होता है उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि धसे हुए तल से
प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है। और ऐसा दर्पण जिसका तल उभरा हुआ होता है और धसे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग गोली दर्पण तथा उससे संबंधित परिभाषाएं अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, परिभाषाएं आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो वीडियो को पॉज करके परिभाषा को लर्न करके आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और वास्तव में आप लोगों को इससे मदद मिलती है, तो आप लोग हमारा भी थोड़ा सा हेल्प करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक शेयर करिए, तथा जो भी नए मित्र हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, तथा उत्तल दर्पण में वही परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यदि हम दोनों परिभाषाओं को एक साथ कहें तो ऐसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, तथा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण हमारा है, कॉनकेव मिरर है, इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया गया है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। हमने परिभाषा बताया है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और मुख्य अक्ष के समांतर जब ये चलती हैं तो दर्पण पर जब पड़ती हैं और दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु है जहां पर सभी किरणें आपस में मिल रही हैं, और यही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो वही परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद दर्पण से प्रकाश किरणें टकराती हैं और वहां से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष का जो बिंदु है जिस पर मिल रही हैं, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का है, ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलने के बाद दर्पण पर पड़ती हैं और दर्पण पर जब पड़ती है तो वहां से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने के बाद हमें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा मिलता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है उस बिंदु से कि सारी प्रकाश किरणें इसी बिंदु से निकल रही हैं, तो उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे सभी किरणें निकलती हुई प्रतीत हों, ऐसे बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को गोली दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, तीनों परिभाषाएं समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा,
जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए ऊर्जावान होते रहें और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।